Okay, good morning everyone. How are you? Fine. So, what did we cover in the last class? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने मतलब कोई होमवर्क तो नहीं किया था ना सच, या दे दिया था? Everybody was there? Okay, fine. So, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था लॉरी ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, राइट? या फिर ब्राउनस्टेड लॉरी, जो भी बोलो। उसमें हमने ये सीखा था कि यदि एसिड अच्छा है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। इज दैट क्लियर? एसिड अच्छा है तो कॉन्जुगेट बेस उसका वीक होगा। चलो ठीक है। तो उसके लिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था, K इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स। पॉलीप्रोटिक एसिड्स का मतलब समझ रहे हो? पॉलीप्रोटिक एसिड बोलो या फिर पॉलीबेसिक एसिड बोलो। ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड्स बोले या फिर पॉलीबेसिक एसिड बोले, दोनों का मतलब समझ में आ रहा है गाइस? कल के पेपर में 2 क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, ठीक है, भेज देना, उसको देख लेंगे। ठीक है सिद्धेश? तो गाइस, आर वी क्लियर विथ पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड पॉलीबेसिक एसिड्स? इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? Everybody please respond in the chat box. पॉलीप्रोटिक का मतलब समझ रहे हो? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नहीं बोलोगे? चलो कोई बात। तो पॉली का मतलब होता है मेनी और प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन। तो बेसिकली और पॉली बेसिक भी वही चीज है। एन एसिड विच कैन give more than 1 H plus ion upon ionization. ये समझ में आया? जैसे मान लो अपने पास है H3PO4, let's say this is H3PO4, this is H3PO2, sorry, this is H3PO3 and this is H3PO2। तो इस ये ट्राई प्रोटिक हो गया ना, एन फैक्टर 3 है इसका, ये हमने वॉल्यूमेट्रिक में भी पढ़ा था। इसका 2 हो गया, ठीक है गाइस, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। तो ये इनके एन फैक्टर जो है वही एक्चुअली बताते हैं कितने H+ रिलीज करेगा, तो उसको पॉलीबेसिक बोल सकते हैं, पॉलीप्रोटिक बोल सकते हैं। क्लियर है या डाउट है? एवरीबॉडी, इज इट क्लियर और नॉट? तो इसको स्क्रॉल करें, ये तो पहले भी पढ़ा होगा ना। कल्पेश इज आइंग, फिर से बताओ। अच्छा, ये पॉलीप्रोटिक यार पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर वॉल्यूमेट्रिक में हमने पढ़ा ही है ना। पॉलीप्रोटिक का मतलब जितने प्रोटॉन एसिड देगा उसको हो जाएगा पॉलीप्रोटिक, एक से ज्यादा प्रोटॉन देगा तो पॉली हो गया। पॉलीबेसिक भी वही चीज है, जैसे H3PO4 में एन फैक्टर 3 है क्योंकि 3 H+ दे सकता है। H3PO3 में एन फैक्टर 2 है क्योंकि 2 H+ दे सकता है। H3PO2 में 1 है बिकॉज़ इट कैन गिव यू 1 H+। ठीक है कल्पेश, आगे बढ़ सकते हैं हम। पॉलीप्रोटिक का मतलब एक से ज्यादा प्रोटॉन देगा, पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, तो अब देखो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, जैसे समझने की कोशिश करना। अच्छा, H2SO4 जो है गाइस, H2SO4 ये भी पॉलीप्रोटिक में आएगा ना? ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है कि एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना, ये तो सबको बताया था पहले, जो कि पूरी तरह से डिसोसिएट होते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया, ठीक है, HCl हो गया, इस तरह से। और वीक एसिड्स जो होते हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट्स नहीं होते, जैसे कि
देखो H3PO4 भी, H3PO3 हो गया, H3PO2 हो गया, CH3COOH हो गया, जितने ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, राइट, ये सारे एक्चुअली में वीक होते हैं। ये समझ में आ रहा है? दे आर वीक एंड दे आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कुछ कैटेगरी है, जैसे कि H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए तुम्हारे पास। H2SO4, HClO4, HCl, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग हो गए, और बाकी ज्यादातर वीक ही है। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि पॉलीप्रोटिक एसिड में हम लोग यहाँ बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे H3PO4 है, तो ये जब पहली बार डिसोसिएट होगा तो इट विल गिव यू H+ एंड PO4 3-। तो इसको बोलते हैं Ka1। ये समझ में आ रहा है Ka1 क्या है? पहला H+ निकलने की डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka1 बोलते हैं, क्योंकि ये 3 बार आयनाइज होता है। अरे यार, मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। दिस इज H2PO4- एंड दिस इज Ka1। इज दैट क्लियर? H3PO4 जब पहली बार H+ रिलीज करेगा तो इसको हम लिखेंगे H2PO4- बनाएगा, राइट? कंफ्यूजन है? ठीक है, देखो H3PO4 से एक H+ निकलेगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बच जाएगा, राइट, और एक माइनस चार्ज आ जाएगा। So this is called Ka1, or the equilibrium constant for ionization of first H+। Guys, is that clear? कोई मुश्किल तो नहीं है। पहला जो H+ निकलेगा उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना प्रोसेस के लिए, आप Ka1 लिख देंगे। तो कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, अब देखो, ये H2PO4- जो है, इट विल फर्दर आयनाइज, H+ एक और रिलीज करेगा, और ये बनाएगा HPO4 2-। इसके लिए क्या आएगा? Ka2। ठीक है, इन दूसरा H+ निकलने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिमिलरली, सॉरी, HPO4 2- जो है, ये फर्दर आयनाइज होकर के PO4 3- बनाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? एवरीबॉडी, तो Ka3 तक गए हम, क्योंकि 3 H+ निकल सकता था। अब यदि इन सबको ऐड कर दो गाइस, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तीनों रिएक्शंस को आप ऐड करेंगे तो आपको ओवरऑल Ka मिलेगा, जो कि होगा Ka1 into Ka2 into Ka3, because when reactions are added, equilibrium constants get multiplied. Is that clear everyone? तो ये तो आसान चीज है ना। तो अभी इसको नेगेटिव लॉगरिथम लोगे तो अब आएगा -log(k) इज -log(Ka1), फिर आगे आ जाएगा -log(Ka2) -log(Ka3). तो ये आपको क्या मिलेगा, एक बार लिख लो। आई विल स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल अप। तेजस, क्या लिखना है तुम्हें? यू वांट टू राइट दिस पार्ट? तेजस, रिटर्न। तो देखो, ये आसान चीज है। एक से ज्यादा बार H+ जो रिलीज करेगा ऐसे उसको पॉलीप्रोटिक बोलेंगे, और जितने H+ वो रिलीज करेगा उतने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स अपन डिफाइन कर लेंगे। ये तो आसान है ना? पॉइंट लिखवा दें।
क्या लिखा हूँ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? लास्ट स्टेटमेंट ये बोला मैंने कि अपने पास यदि पॉलीप्रोटिक एसिड है जो कि एक से ज्यादा H प्लस देता है, तो एक से ज्यादा H प्लस देने के लिए जैसे मान लो 3 H प्लस देता है, तो 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखवा मतलब डिफाइन करेंगे, लाइक Ka1 Ka2 Ka3। ये स्टेटमेंट तुम्हें रिटन में चाहिए क्या? pKa1 प्लस pKa2 प्लस pKa3। ये क्लियर हो गया एवरीबॉडी? यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो चलो यहां तक तो अपना आसान था काम। सी, अब अपन Ka को कैसे लिख सकते हैं? Ka हम मान लो ऐसा n टाइम्स बहुत ज्यादा बार डिसोसिएट हो रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 से लेकर के Kan तक होगा। एक जनरल एसिड में सपोज n टाइम्स डिसोसिएट हो रहा है तो। गाइस इज दिस क्लियर? आपको समझ में आ रही है बात? ठीक है, और उसी तरह से pKan हो जाएगा समेशन ऑफ pKi, मतलब pKa1 प्लस pKa2 प्लस pK3, इस तरह से। इज दैट क्लियर? चलो, अच्छा एक चीज है, एक चीज समझने की कोशिश करना। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में डिसोसिएट होगा, पी का, पी क्या है यहाँ पे? पी है पावर। पी जैसे होता है ना नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस की बेस 10, तो ये पावर का एक टर्म है। यहाँ पे पी के एन है और समेशन पी के आई है। एन बेसिक होगा तब ऐसा होगा क्या? मतलब बेसिक यानी क्या? जैसे AlOH होल थ्राइस, इसकी बात कर रहे हो क्या श्रेयस? बेस के लिए भी हो जाएगा, जैसे कि AlOH इस तरह से होता जाएगा, और क्या? यहाँ पे यहाँ Kb1 डिफाइन करना बेसिक एसिड के लिए ना। कैन यू अनम्यूट? तुम्हारा कुछ अलग ही डाउट होता है, बोलो, अनम्यूट करके बोलो। अरे बोलो भाई, दिल की बात छुपा के मत रखो, बता ही दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर है ना पी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर नहीं है यहाँ पे कुछ भी ऐसा। बेस के लिए पूछ रहे थे तो देखो, बेस के लिए ये हो जाएगा, बेस जैसे एसिड के लिए डिफाइन करते थे ना, वैसे बेस के लिए कर देंगे। यहाँ पे Kb हो जाएगा आपका Kb1 इंटू Kb2 इंटू Kb3। ठीक है, कल्पेश तुम्हारा क्या डाउट है? तुम भी अनम्यूट करके बोलो। आई थिंक यू गाइस हैव द परमिशन टू अनम्यूट योरसेल्फ, है ना परमिशन? तो बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, तुम्हारी बात ही नहीं समझ पा रहा। हाँ सर। हाँ हेलो। बोलो। हाँ हाँ बोलो। हेलो। अरे बोलो हाँ भाई, सर, वो आवाज, पी आवाज। लिखा है आपने, वो कौन सा पे? ये वाला इक्विलिब्रियम पे? कांस्टेंट की पावर ही क्या है? यहाँ पे? हाँ। नहीं नहीं नहीं, पीके होता है ना, हाँ सर। तो वही पीके का पी है, पावर नहीं है वो। आपने बोला ना अभी कि पी पावर है। नहीं, ऐसा जैसे माइनस लॉग ऑफ के ए लिखोगे तो उसको लिखते हैं पीके, तो वो तो पावर ही हुआ ना एक तरह से। तो ये हाँ। मैथमेटिकल टर्म होता है, जैसे हमने पिछले बार डिफाइन किया था लास्ट क्लास में, पीके क्या होता है। समझ में आया? तो ये होता है पीके यहाँ पर, और इसको जैसे तुम लिखना चाहोगे तो ये तो ये तुम्हारा क्या आएगा? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए एन इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए वन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए टू, इस तरह से आता जाएगा। तो ये पी के ए वन प्लस पी के ए टू इस तरह से आएगा, तो समेशन पी के आई हो गया। समझ में आया अभी भी या नहीं आया? ठीक है, क्लियर? लिख लिया सबने?
एवरीबॉडी लिखा है नहीं लिखा? सबने लिख लिया ना? आगे आगे बढ़े। ओके अच्छा, एम्फीप्रोटिक नाम सुना है एवरीबॉडी? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज नाम नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं, अभी सुन लो। देखो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज क्या होते हैं? These are the species जो आयंस बोल सकते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स कुछ भी बोल सकते हो, which can accept and donate H plus ions, मतलब दोनों कर सकते हैं, H plus दे भी सकते हैं और H plus ले भी सकते हैं। Is that clear everybody? जो कि H plus ले भी सकते हैं और H plus दे भी सकते हैं। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्ट है NaHS, तो अब NaHS में क्या होता है, ये H2S से बना है, जो कि H2S पहले इस तरह से आयनाइज होगा और फिर ये दूसरी बार आयनाइज हो जाएगा, ये डाइप्रोटिक है। स्पेल कर दें एक बार, एम्फीप्रोटिक। ठीक है, तो एम्फीप्रोटिक में क्या है कि H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है। तो अब NaHS जब पानी में जाएगा, ठीक है, तो HS माइनस क्या कर सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। तो ये जब डिसोसिएट हो जाएगा तो ये एसिड की तरह काम किया। अब दूसरा तरीका क्या है, ये पानी से H प्लस ले ले, पानी से H प्लस लेगा, ठीक है, तो अब पानी से H प्लस लेके H2S और OH माइनस बना देगा, तो ये बेसिक एक्शन हो गया। तो ये पानी को, अब देखो तुम समझो इस बात को कि जैसे एसिटिक एसिड क्या करता था, एसिटिक एसिड ये एसिड है क्योंकि ये H प्लस देता था, राइट गाइस? एसिटेट आयन क्या करता था, पानी से H प्लस ले लेता था। इज दैट क्लियर? पानी से H प्लस ले लेता था, जरा ध्यान से समझना, और साथ में OH माइनस रिलीज कर देता था। तो ये इसका एसिड होता था और ये होता था इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब यहां समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एसिड एसिड H प्लस, मतलब एसिड की तरह काम कर सकता है H प्लस दे करके, और ये बेस की तरह काम कर सकता है OH माइनस रिलीज करके गाइस। तो ये समझ में आया इसको एम्फीप्रोटिक क्यों बोलते हैं एवरीबॉडी? क्योंकि H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है। तो ये लिख लीजिए, H प्लस और OH माइनस दोनों देगा एक तरह से, हाँ बोल सकते हैं, बट इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है। H प्लस लेना और OH माइनस देना दोनों बेस का काम है, और एसिड का काम है H प्लस देना और OH माइनस लेना। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो अभी आर्हेनियस ने, मतलब आर्हेनियस बोल रहा हूँ, लॉरी ब्रॉन्स्टन ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। OH माइनस रिलीज कर रहा है और H प्लस ले रहा है, तो बेस है। आगे बढ़ जाए, everybody written or not, please respond in the chat box. Okay fine. अभी क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्जुगेट बेस कौन सा है सिद्धेश? कॉन्जुगेट बेस जैसे एसिटेट आयन होगा एसिटिक एसिड के केस में, ठीक है, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस एसिटेट आयन होगा, बट उसका एक्शन जो है वो कॉन्जुगेट बेस वाला है। एसिटिक एसिड यहाँ कॉन्जुगेट बेस नहीं है, मतलब कॉन्जुगेट बेस का एक्शन ये है और ये तुम्हारा एसिड है, एसिटिक एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। मैं तो एक्शन बता रहा हूँ ना कि ये ऊपर वाला एक्शन एसिड एसिड वाला है, नीचे वाला एक्शन बेस वाला है।
Written everyone? Okay. अब देखो क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन से एम्फीप्रोटिक हैं? एम्फीप्रोटिक कितने हैं पहले बताओ। NaH2CO, या फिर ऐसा करते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है, मतलब एम्फीप्रोटिक है क्या? देखो H2CO3 डाइप्रोटिक होता है, एम्फीप्रोटिक है ना, वेरी गुड। तो ये HCO3 माइनस है। तो इस केस में HCO3 माइनस क्या कर सकता है? H प्लस रिलीज करके एसिडिक एक्शन दिखा सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, ये पानी से H प्लस ले भी सकता है और H2CO3 के साथ OH माइनस बना सकता है। तो एसिड और बेस दोनों वाले एक्शन ये दिखा सकता है, राइट गाइस? सो इट इज इंडीड एम्फीप्रोटिक। ठीक है, चलो। अब ये जैसे मान लो तुम्हारे पास Na2S करके है, तो ये एम्फीप्रोटिक हो सकता है क्या? एवरीडी, ये एम्फीप्रोटिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पानी से देखो क्या कर सकता है, पानी से H प्लस ले तो सकता है बट दे नहीं सकता। H प्लस कहां से देगा ये? सो इट इज बेसिक। ये सिर्फ बेस की तरह ही काम कर सकता है, एसिड की तरह काम नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? H प्लस देगा कहां से ये? गाइस आसान चीज है, वही मुश्किल तो नहीं है ना, आसान है ना। देखो हम लोग क्या है, आयनिक में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी आज पहचान रहे हैं कौन सा है किसकी तरह काम करेगा। ठीक है, डन एवरीवन? ओके, अब आगे बढ़ जाएं। कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ? ओके, राइट डाउन देन। ठीक है, अभी हो गया ना? अब जैसे कुछ, हाँ एग्जाम्पल तो मैं ले ही रहा हूँ। एग्जाम्पल नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे NaH2PO4। ये बताओ ये एम्फीप्रोटिक है NaH2PO4? देखो ऑब्वियसली है, H3PO4 जो होता है वो 3 H प्लस दे सकता है, राइट? और अभी भी इसके पास 2 H प्लस देने के लिए अवेलेबल है। तो NaH2PO4 पानी में क्या करेगा, Na प्लस और H2PO4 माइनस बनाएगा। तो ये भी H प्लस दे सकता है, राइट गाइस? ये H प्लस अभी दे सकता है, और इतना ही नहीं, H प्लस पानी से ले भी सकता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो एम्फीप्रोटिक हो गया। क्लियर है ना एवरीबॉडी?
तो फाइन है, इसको लिख लीजिए फिर आप लोग। डन। इसके बारे में क्या ख्याल है, NaH2PO2? एवरीबॉडी व्हाट अबाउट NaH2PO2? ये भी एम्फीब्रोटिक है क्या? गलत है आप लोग का आंसर। श्रेयस गलत है आंसर आपका। देखो ये एम्फीब्रोटिक नहीं है एक्चुअली में, दिस इज नॉट एम्फीब्रोटिक। रिटन एवरीवन सबने लिख लिया था। इट इज एक्चुअली बेसिक, ये बेसिक है। एवरीडे रिटन और नॉट लिख लिया था ना, थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे। बी का आंसर क्या आया था, कल्पेश पूछ रहा है। चेक कर लेते हैं बी का आंसर क्या आया था। बेसिक आया था बी का आंसर। ठीक है कल्पेश। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने पास है NaH2PO2, तो NaH2PO2 इस तरह से करेगा डिसोसिएट Na प्लस और H2PO2 माइनस। अब देखो ये आया है H3PO2 से। अब H3PO2 कितना H प्लस दे सकता है पानी में, बताइए आप लोग। H3PO2 पानी में एक ही H प्लस दे सकता है, ये सिर्फ एक, n फैक्टर 1 हमने पढ़ा है ना गाइस। H3PO2 सिर्फ एक H प्लस दे सकता है। जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन है या फिर हेलोजन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन है, वो निकलता है पानी में, बाकी नहीं निकल पाते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब जब एक ही दे सकता है और एक दे चुका है, तो ये कहां से और H प्लस देगा? अब ये पानी में जा करके सिर्फ और सिर्फ H प्लस ले सकता है, और ये कुछ भी नहीं कर सकता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज बेसिक। ये सिर्फ और सिर्फ बेस की तरह ही काम करेगा। क्लियर है? H प्लस कहाँ दे दिया भाई? कल्पेश H प्लस कहाँ दिया बताओ? क्या बोलना चाह रहा है यार ये बालक? अनम्यूट करके बोलो कल्पेश, बोलो अनम्यूट करके। हाँ सर। हाँ बोल। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा वो हूँ बोलो। उसने एच डोनेट किया ना उसने, कहाँ से? OH का। अच्छा OH का H यदि आएगा तो उसको भी तुम एसिडिक बोल दोगे? हाँ खतरनाक चल रहा है यार ये तो। और किसी को ऐसा तो डाउट है क्या? फिर एवरीबॉडी, और किसी को ऐसा डाउट है? अरे भैया OH माइनस का H यदि रहेगा तो तुम इसको भी एसिडिक बोल दोगे। उस हिसाब से तो फिर H2 को भी तुम H2 बोलोगे। कहीं भी हाइड्रोजन दिख गया तो एसिडिक है, ऐसा है क्या? अरे भैया पानी में H प्लस के फॉर्म में जब निकलता है तो एसिडिक बोलते हैं। ये समझने की कोशिश करो कि हाइड्रोजन H2 में जो है और H2O में जो है वो अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है ना भैया।
जब पानी में तुम्हारा H प्लस बनेगा ना तो एसिडिक होगा। इस तरह का डाउट तो मैंने जिंदगी में पहली बार सुना। इज दैट क्लियर? और किसी को इस तरह की विशेष समस्या है क्या? अरे भाई पानी में H प्लस जाएगा ना तो एसिडिक होता है, यानी पानी में H प्लस चाहिए हमें, और पानी में OH माइनस आएगा तो बेसिक होगा। ओके डन, अब आगे बढ़ जाएं। एवरीबॉडी, और किसी को डाउट है कुछ, आगे बढ़ें? ठीक है, तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास H2SO4 है, तो जब तुम इसको पानी में डालोगे तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, H प्लस और SO4 2 माइनस में। गाइस इज दैट क्लियर? जब हम H2SO4 को पानी में डालेंगे तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है H प्लस और SO4 2 माइनस में। तो जो पानी में मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें H प्लस मिलता है, ठीक है, और SO4 2 माइनस मिलता है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ HSO4 माइनस नहीं रहता और H2SO4 भी नहीं बचता। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है क्या? हाँ मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए, ठीक है, वेरी गुड। बट यदि तुम H2CO3 जैसे कोई वीक एसिड को पानी में डालोगे तो यहाँ H2CO3 जो है वहां पर इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड दोनों फॉर्म्स होते हैं। ये सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड दोनों फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सब कुछ मिल जाएगा, H2CO3 भी रहेगा, तुम्हारे पास H प्लस तो ऑब्वियसली रहेगा ही, तुम्हारे पास HCO3 माइनस आयन भी होगा, और तुम्हारे पास CO3 2 माइनस भी होगा। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ज्यादा मुश्किल हो जाता है चीज, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आयन ज्यादा हो जाते हैं तो वहां आयनिक इक्विलिब्रिया होता है। तो यही तो अपने को पढ़ना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कहानी, उनका दुख और उनका दर्द। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये लिख लिया तुमने? रिटन? ओके। अच्छा एक चीज है, ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट का लास्ट पार्ट है। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक पॉलीप्रोटिक एसिड है H3PO4, तो अब जैसे ये आयनाइज होता जाएगा, जैसे इसका, अच्छा लिखना है, राइट डाउन। डन? ओके, तो अभी जैसे अपने पास एक पॉलीप्रोटिक एसिड है H3PO4, तो ये 3 बार आयनाइज होता है। अब जरा समझने की कोशिश करना कि H3PO4 स्टेबल है पानी में, क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और जब ये डिसोसिएट होकर के पहली बार ये बनाएगा, ठीक है, समझना, तो इसको Ka1 बोलते हैं। अब तुम्हें ये पता है कि ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो Ka1 बहुत छोटा ही होता है एक्चुअली। अब फिर क्या होगा, this will further undergo ionization like this,
दिस इज Ka2, ठीक है। एंड दिस विल बी अंडरगोइंग आयनाइजेशन, सो दिस इज Ka3। अब जरा समझने की कोशिश करना, रिलेटिव स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? रिलेटिव स्टेबिलिटी, तुम एक चीज समझो, पानी में सबसे ज्यादा स्टेबल वो है जो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा बना सकता है और जिसके ऊपर चार्जेस मिनिमम है। ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीबॉडी, ये बात आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? ये चार्जेस मिनिमम वाला कैसे? अरे जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा रहेगा ना वो पानी में अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास H+ और OH- सबसे ज्यादा आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा है उसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना दूसरे चार्जेस का। दूसरी चीज, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है न्यूट्रल स्टेट में, वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पानी के अंदर। ये लिखना है क्या? डू यू वांट टू राइट दिस इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स? तो लिख सकते हो, द स्पीशी हैविंग हाईएस्ट चार्ज, the species having highest charge and least number of hydrogen available for hydrogen bonding will be most unstable. लिख लिया ये? The species having highest charge and least number of hydrogen atoms available for hydrogen bonding will be least stable. क्लियर है एवरीबॉडी? ये समझ में आया नहीं आया? एवरीबॉडी ये लिख लिया या नहीं लिखा? यार मैं कुछ बोलता ही नहीं। तो अब जरा समझो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल H3PO4 है, फिर H2PO4 माइनस है, फिर HPO4 2 माइनस है और लास्ट में PO4 3 माइनस है। रिपीट करूं, राइट डाउन द स्पीशी हैविंग हाईएस्ट चार्ज, ये लिख लिया, एंड लीस्ट नंबर ऑफ, ये लिखा, एंड लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन available for hydrogen bonding will be most stable. अरे यार मोस्ट स्टेबल बोल दिया मैंने, लीस्ट स्टेबल होगा। लीस्ट नंबर ऑफ मतलब हाईएस्ट चार्ज एंड लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होगा वो। ठीक है, ये तो समझ में आया ना? जो चार्जेस ज्यादा होने से ना डीस्टेबलाइज होता है क्योंकि उसके पास अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा हो। अब खुद सोचो ना, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो तुम्हारे पास चोरी होने के चांसेस है, या फिर कुछ पैसा ही नहीं है तो चोरी होने के चांसेस है तुम्हारे पास? बताओ। ये कुछ बोलता ही नहीं है यार। ज्यादा होने पे ऑब्वियसली तो पानी में चार्जेस ही अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को। डिसोसिएट ही नहीं होगा। वेरी गुड, ये बात भी सही है, डिसोसिएट भी नहीं होगा। डिसोसिएट एक्चुअली में कम ही होता है, स्ट्रेस विल टॉक अबाउट इट। डिसोसिएट बहुत कम होता है। तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं, राइट, जब हम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम इसके तरफ ही फेवर्ड होता है। ये समझ में आ रहा है? और Ka1 जो है ना, इट इज अराउंड 10 की पावर -4। अब जरा समझने की कोशिश करो। ऑर्डर ये लिख लिया था ऊपर वाला पार्ट सबने? एवरीबॉडी ये सबने लिख लिया था ना? तो एक्चुअली क्या होता है, Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3। ये समझ में आ रहा है क्यों? एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है? हम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्टेंट की तरफ फेवर्ड होगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फर्दर रिएक्शंस के कम होते जाते हैं। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
हम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम, तो ये प्रोसेस जो होगा इधर बनने का वो फेवर ज्यादा नहीं होगा। और पानी में PO4 3- बहुत कम बनता है, नहीं तुम H3PO4 डालोगे तो PO4 3- बहुत कम बनेगा। इनफैक्ट जो Ka3 होता है इट इज 10 की पावर -10, बहुत कम है, यानी ये तो बनेगा ही नहीं ना एक तरह से। गाइस इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? ये तो बहुत कम बनेगा। और Ka1 सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये इन सब में ज्यादा स्टेबल है। इन तीनों के देखोगे तो रिलेटिव स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा बनेगा। तो जो पहला H+ निकलता है वो ज्यादा एसिडिक होगा और बाकी नहीं निकलेगी। एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? ऊपर स्क्रॉल करें। HCl में पूछना चाह रहा है कि Cl- से ज्यादा H बॉन्डिंग होगी। अरे Cl- H बॉन्डिंग कहाँ से करता है श्रेयस? तुमने तो थ्योरी बनानी चालू कर दिया। HF तो एसिडिक कम ही होता है। HF इज लेस एसिडिक। HF के केस में रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है प्रथमेश। HCl जो है ना, इनफैक्ट HBr HI जो है ना, HI इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग हेलो एसिड। HF का केस तुमने देखा भी नहीं होगा कहीं, HCl HF मिलता भी नहीं है लैब वगैरह में। HCl तो डिसोसिएट करते ही है, तुम्हारा डाउट क्या है? क्या डाउट है बोलो। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। अरे यार ये बिना मतलब के कमेंट्री चालू। अरे जो डाउट है उसको पूछ लो अनम्यूट करके, टाइम वेस्ट कर रहे हो यार तुम। और किसी को डाउट है? एवरीबॉडी सी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज वेरी सिंपल थिंग। यदि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई स्पीशी है जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है तो पहले से कम स्टेबल होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना? जैसे हम बात कर रहे हैं वीक एसिड के केस हैं, ये 3 बार आयनाइज होता है और हम जानते हैं कि स्टेबल से अनस्टेबल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, इसलिए रिलेटिव स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। इन तीनों की बात करें, इसकी, इसकी और इसकी, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और ये सबसे कम स्टेबल है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज वाई ये ऑर्डर आ रहा है Ka1 सबसे ज्यादा है, Ka2 सबसे, उसके बाद और Ka3 सबसे कम। अनम्यूट करने तो बोला ही था, करो अनम्यूट। हेलो हाँ बोलो। सर, ये अगर Cl- अनस्टेबल है HCl से तो फिर HCl भी Cl डिसोसिएट नहीं करेगा ना? Cl- अनस्टेबल कैसे होगा? ये कहाँ से आ गया? क्योंकि Cl- चार स्पीशीज अनस्टेबल है ऐसा बोला ना आपने। मैंने इन तीनों चार्ज में बताया, तुम्हारे पास ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये तीनों चार्ज है, इसमें ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, ये बोला है। और हर चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल थोड़ी होता है। Cl- परफेक्टली पानी में उसका हाइड्रेशन हो जाता है। चार्जेस यदि बढ़ते जा रहे हैं डिसोसिएशन के प्रोसेस में तो वो स्टेबिलिटी कम करेगा। और HCl, यहाँ पर HCl के अंदर HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी होती है, तुम तो नया कंफ्यूजन खुद पाल लेते हो। नहीं, एच बॉन्डिंग नहीं होगी उसमें, पर ये Cl- हर अनस्टेबल होगा इससे। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली ये सारी थ्योरी अप्लाई होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जहां पे हमको स्टेबिलिटी कंपेयर करना होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या है कि वो बने हुए हैं टूटने के लिए। Cl- ज्यादा स्टेबल होता है, HCl तो काफी
लेट्स से बोल सकते हो पोलर बॉन्ड है तो टूटेगा ही। हाँ, तो ये सब मतलब वीक एसिड्स के केस में। वीक एसिड्स के केस में जब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस बन रहे हैं तो ऑब्वियसली जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी खत्म हो रही है, दो तीन फैक्टर्स हैं, तो स्टेबिलिटी कम होगी। यदि तुम HCl के केस में सोचो तो HCl कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता पानी के साथ, ठीक है, और HCl का पानी में सॉल्वेशन भी नहीं हो सकता है, तो Cl माइनस HCl से ज्यादा स्टेबल है, इसका रीजन वो है। यहाँ पे क्या होता है, समझो। H3PO4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, H2PO4 माइनस नहीं बना सकता, और ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके थ्रू स्टेबलाइज हो सके, तो इसलिए वो कम स्टेबल, दैट इज हाउ इट इज। और बेसिकली तुम्हें हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को अलग लेके चलना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में इक्विलिब्रिया होता है, स्ट्रॉन्ग में नहीं होता, ठीक है, क्लियर है नहीं है? ओके, अभी Ka3 की वैल्यू कहाँ निकाली है मैंने, वो अच्छा वो लिखी जो है वो एक्सपेरिमेंटल ही होगा ना। अरे ये जो वैल्यूज होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, Ka1 Ka2 Ka3, उसके बारे में तुम्हें टेंशन मत लेना, वो तो दिया रहेगा, राइट। अब जरा समझने की कोशिश करो कि Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? तो यदि हम इसको एक एसिड बोले, इसको एक एसिड बोले और इसको एक एसिड बोले, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी? सबसे बेहतर एसिड ये, फिर ये, और लास्ट में ये। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इज दैट क्लियर? तो ये सबसे बेकार एसिड है, तो ये सबसे अच्छा बेस होगा ना? ये समझ में आ रहा है? जो सबसे बेकार एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस तो बेस्ट होगा। अभी बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे बेस्ट बेस तो ये होगा, ये सबको समझ में आ रहा है? ये बेस्ट बेस क्यों है? क्योंकि यार ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी सबसे वीक एसिड है, और ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसको हाइड्रोलाइज करने की मतलब हाइड्रोलाइज नहीं, मतलब ऐसा समझो वाटर से H+ लेने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा होगी, राइट। फिर आएगा तुम्हारा HPO4 2- और फिर आएगा H2PO4 तो ये बात तो आई थिंक सबको दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि कैसे अपन बोल दे रहे हैं कि PO4 3- जो है यहाँ पे सबसे अच्छा बेस होगा। इज दैट क्लियर गाइज? ठीक है, अब देखो ये भी क्या इसी तरह से कर सकते हैं, और ये आ जाएगा आपका H2PO4- और OH-, फिर ये आएगा H2PO4- पानी से जाएगा। ये रिएक्शंस कैसे लिख रहे हैं समझ में आया आप लोग? एवरीबॉडी, ये रिएक्शंस कैसे लिख रहे हैं समझ में आया? अब देखो इसका रीजन जो तुम पूछ रहे हो ना, देखो Ka1 सबसे बड़ा है, ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3, ठीक है, तो Ka3 सबसे छोटा है, तो Ka3 के साथ जो बेस वाला लगा रहेगा वो तो सबसे बड़ा होगा ना। इज दैट क्लियर श्रेयस? जैसे जिसके केस में Ka सबसे कम है उसके केस में Kb सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि Ka1 देखो यहाँ पे इसका हम Kb1 डिफाइन कर रहे हैं, इसका हम डिफाइन कर लेते हैं Ka3, और ये डिफाइन कर लेते हैं Kb1। तो अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो तुम्हें फिर से यही मिलेगा ना H2O डिसोसिएट्स इनटू H+ एंड OH-। ये समझ में आया? तो Ka3 इंटू Kb1 इज इक्वल टू Kw, और इसमें Ka3 सबसे छोटा है तो Kb1 सबसे बड़ा होगा। अभी भी नहीं चमका? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तुम ये दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो, तुम्हें यही मिल जाएगा H2O डिसोसिएट्स इनटू OH- एंड H+। अरे गाइस बाकी लोग को भी समझ में आया? समझ में आ रहा है ना?
ठीक है, तो बेसिकली मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि यार ये सबसे बेकार एसिड है, तो ऑब्वियसली इसका बेस सबसे अच्छा होगा। हमने यही पढ़ा था ना कि एसिड खराब तो बेस अच्छा होता है, एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट। ये जो है सबसे अच्छा बेस है। राइट इट डाउन गाइस, ये लिख लीजिए आप लोग। रिटन एवरीवन? ओके, तो देखो ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट था, इसमें किसी को कोई डाउट है? Guys, is that clear? This was Bronsted-Lowry concept of acid and bases. Is it all clear? Okay, fine. अब इसके कुछ limitations तुम्हें लगता है, इसने तो काफी ज्ञान दिया है, अलग अलग चीजें बताई हैं पूरी डिटेल में, तुम्हें लगता है इसके कुछ limitations भी होंगे? देखो ये क्या करता है, it does not explain the properties of Lewis acid, या फिर जो भी बोलो Lewis acid. Lewis acid and bases का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? जैसे एग्जांपल क्या हो जाता है, जैसे BF3 भी एसिडिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक होता है, बट इनके कारण, इनके क्या रीजन है एसिडिक होने के, ये नहीं बताता, ठीक है? रिटन गाइस? ओके, अब जरा समझते हैं कि आगे क्या करना है। आगे हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट है एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखो लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस क्या है, ये बताता है एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब जरा समझो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या है। जैसे अपने पास एक कंपाउंड है BF3, यदि देखें इसका तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, राइट? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जिसके पास ऑर्बिटल खाली होगा, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन लिया जा सके, और यदि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तो ऑब्वियसली वो टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर गाइज? हाँ, एक ही लिमिटेशन है। ये बात आपको समझ में आ रही है? यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या करेगा, तो अब ये पानी में जाएगा तो क्या होगा बताओ एवरीबॉडी, ये पानी में जाएगा तो क्या करेगा? सी वाटर जो है वो डिसोसिएट होता है कुछ इस तरह से, H+ और OH-, तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये वाटर का OH- खा जाता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो अब क्या होगा, जब तुम BF3 को पानी में डालोगे तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, H+ और BF3OH-। तो अब तो OH- रहा ही नहीं फ्री, अब OH- इसके साथ एंगेज हो गया, ठीक है? तो ये पानी से OH- खा गया, तो अब पानी में क्या बचा, H+ और BF3OH-। तो अब तो एसिडिक हो गया ना गाइस, इज दैट क्लियर? ये एसिडिक कैसे हुआ? ये पानी में जा करके, देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कुछ इस तरह के होते हैं कि जहां जाएंगे और वहां मारपीट करने लग जाएंगे, राइट? जहां जाते हैं वहां मारपीट करना चालू कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद लड़ते नहीं है, बट वो जहां जाते हैं वहां लड़ाइयां होती है। ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है क्या?
तो ये भी वैसे ही लोग हैं, जहां जाते हैं वहां एसिडिक एक्शन पानी ही शो करने लग जाता है। समझ में आ रहा है? ये खुद एसिडिक एक्शन शो नहीं करते, बट ये जहां पहुंचते हैं वहां पे वाटर एसिडिक एक्शन शो करने लग जाता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए पहले तो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रीजन व्हाई डज इट हैपन। हाँ, BF3 के साथ एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा, एरो दिखाया ना मैंने। डन। एवरी डन नॉट? ठीक है, ठीक है, फाइन। अभी क्या है, तो ये लुईस एसिड्स तो समझ में आ गया होगा कि आपको लुईस एसिड्स क्या होते हैं, जो खुद एसिडिक नहीं होते हैं बट पानी को एसिडिक बना देते हैं, राइट? सो लुईस एसिड्स हमने जहां तक देखा, शो एसिडिक एक्शन बाय कंज्यूमिंग, या फिर लिख सकते हो बाय मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ किसके साथ होता है ये? किसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? OH माइनस आयन एंड hence they make water acidic. Is that clear everyone? ये क्लियर है ना? ठीक है, उसी तरह से लिविस बेस क्या करेंगे बताओ? लिविस बेस क्या करेगा? ये पानी में जाके H+ खा जाएगा। अब जैसे NH3, लिविस बेस NH3 हो गया। अब वाटर क्या करता है? वाटर इस तरह से डिसोसिएट होता है। अब देखो ये जैसे ही पानी में जाएगा, OH माइनस का मन करेगा इसके लोन पेयर के पास जाने का, ये लोन पेयर इसको ले लेगा H+ को। तो अब क्या होगा? तो NH3 को जैसे ही पानी में डालोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? NH4+ और साथ में OH माइनस। तो ये हो जाएगा इसके कारण बेसिक एक्शन। लेकिन ये कोई OH माइनस नहीं देता, फिर भी वाटर बेसिक हो जाता है। इसका रीजन ये H+ खा जाता है। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली होता यही है कि लिविस बेस जो है, लिविस बेस they show basic strength by making coordinate bond with H+ ion and they make water basic, right? Is that clear? फाइन, तो इसको लिख लीजिए। देखो ये हमने पढ़ लिया एसिड और बेस के कंसेप्ट, इसी में किसी को डाउट तो नहीं है? मैं एक बार रिवीजन करा दूं तो आर्हेनियस के हिसाब से एसिड वो है जो पानी में H+ दे, और बेस वो है जो पानी में OH माइनस दे। लॉरी ब्रॉन्स्टेड में थोड़े से चेंजेस आ गए, एसिड H+ देता है, ठीक है, और जो अच्छा एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, Ka into Kb यहाँ पे Kw हो जाता है। इज दैट क्लियर? उसी तरह से ना हमने बोला था H3PO4 के केस में
PO4 3 माइनस बेस्ट एसिड बेस्ट बेस है। रीजन ये था कि HPO4 2 माइनस बहुत बेकार एसिड था। गाइस आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है। फिर लेविस कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताता है कि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एसिड के पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। लेविस बेस के पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये, राइट? ये लिख लेना, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है ना? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। डन? ओके, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर बोल सकते हो, ये पीएच स्केल है, जो पहले भी डिफाइन किया था, बट इसमें कुछ और चीजें हैं जो हम डिटेल में करने वाले हैं। देखो वाटर जो है वो डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस। अब ये जरा समझो कि H2O ज्यादा स्टेबल होगा या H प्लस और OH माइनस? क्या लगता है तुम्हें? अब तुम ये सोचो कि स्टेबल और अनस्टेबल वाली बात कैसे पता कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली तुम देखो पानी तो आयनाइज फॉर्म में होता नहीं है, पानी बहुत कम ही आयनाइज होता है, तो H2O ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल है। अब इसका रीजन स्ट्रेस यदि तुम पूछोगे तो सबसे पहला रीजन तो H2O नहीं डिसोसिएट होने का ये है कि H2O नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, हम लोग जानते हैं पानी को इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, तो ऑब्वियसली डिसोसिएट कम ही होगा, राइट? दूसरी चीज ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बना सकता है ये, ठीक है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट नहीं होते। तो अब ये H2O स्टेबल है और H प्लस और OH माइनस कम स्टेबल है, और गाइस वी कैन से अनस्टेबल है। फाइन, तो स्टेबल से अनस्टेबल वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। इज दैट क्लियर? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2O की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसकी बात अपन पहले ही कर चुके हैं, ये K इंटू H2O जो है उसको बोलते हैं KW। जैसे एसिड के लिए Ka लिखते हैं, बेस के लिए Kb लिखते हैं, इसके लिए KW लिखें। तो यही आ जाता है यहाँ पे क्या, नेगेटिव लॉगरिथम लेंगे तो ये पहले भी कर चुके हैं। रिटर्न एवरीवन, ये तो आसान है ना गाइज? इज दैट क्लियर नॉट? ये तो यार आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन लिखते क्या है, PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, और ये 14 होता है 298 केल्विन पे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, ये तो बहुत बेसिक बात है ना। स्क्रॉल अप करूं, PKW की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल ही है, हाँ ये याद रखनी है। ये तो याद होगा ना, PKW मतलब 14 का स्केल होता है पीएच का, ये तो पता होगा ना सिद्धेश? ये तो बच्चे से बचपन से जानते हैं बहुत सारे लोग। पीएच स्केल 0 to 14 होता है गाइस, ये तो पता है ना सबको? ये लिख लिया तुमने? ठीक है, नहीं लिखा है श्रेयस ने? ठीक है तो लिख लो। डन?
ओके, तो अब देखो ये तो आ गया अपना। तो अब हम समझ सकते हैं कि pH प्लस POH इज 14, ठीक है, और H प्लस इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -14। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? अब न्यूट्रलिटी के लिए क्या होता है, न्यूट्रलिटी के लिए दोनों बराबर होने चाहिए, H प्लस जितना है उतना ही OH माइनस भी होना चाहिए। वेट नहीं लिखा अभी तक रजत? ठीक है, लिख लो फिर। Okay. तो अब जरा समझते हैं, न्यूट्रलिटी के लिए H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर होने चाहिए ना। गाइस आर वी क्लियर ऑन दिस? तो अब जरा न्यूट्रलिटी में हम लिख लेते हैं कितना आएगा। न्यूट्रलिटी में H प्लस की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -7। तो उस यानी कि pH क्या होना चाहिए, pH 7 होना चाहिए तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। यदि pH लेस देन 7 है तो H प्लस ज्यादा है, एसिडिक होगा, और ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? दिस इज वैलिड एट 298 केल्विन। एवरीबॉडी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, या है इसके अंदर भी डाउट? बताओ। स्क्वायर क्यों किया? अरे दोनों बराबर है ना, जब न्यूट्रल होंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास x इंटू वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k है, तो जब तुम्हें x y बराबर है तो तुम x स्क्वायर k लिख सकते हो ना, तो x आएगा रूट अंडर k। डन एवरीवन? और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाएं? एवरीबॉडी रिटन और नॉट? या पे उन्होंने लिख लिया? कुछ बोल ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, लिख लो, एडिट। डन एवरीवन? अब तो हो गया होगा। ओके, सी श्रेयस एक सवाल पूछ रहा है कि 298 क्यों लिखा है। श्रेयस इसका जवाब तुम खुद भी दे सकते हो। सी H2O का जो डिसोसिएशन है, ये हमने पहले ही बोला था कि ये एंडोथर्मिक होता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ती जाएगी। इज दैट क्लियर? राइट डाउन पार्थ। डन? ओके, तो श्रेयस ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे KW बढ़ते जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, राइट? इनफैक्ट यदि तुम सोचो 80 डिग्री के आसपास जो KW की वैल्यू होती है वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली 10 की पावर -12 होती है। KW की वैल्यू जो है 80 डिग्री सेल्सियस पे 10 की पावर -12 होगी। तो अब क्या होगा, अब जब तुम pH प्लस POH लिखोगे तो इस बार आप 14 नहीं लिखोगे, अब लिखोगे 12। तो अब पता है न्यूट्रल कब होगा? एवरीडे, अब न्यूट्रल होगा pH 6 पे। एसिडिक कब होगा? एसिडिक होगा pH लेस देन 6 पे। और बेसिक कब होगा? बेसिक होगा pH ग्रेटर देन 6 पे।
इज दैट क्लियर? अब जनरली हम 25 डिग्री सेल्सियस पे ही आयनिक में पढ़ते हैं, तो वो जनरल कंडीशन आप 14 ही जानते हैं, ठीक है, और हर जगह 14 ही दिया रहेगा अनलेस कोई नई चीज केडब्ल्यू की आपके पास दी हुई हो क्वेश्चन में। राइट इट डाउन। रिटर्न ये बात सबने लिख ली? हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये तुमसे थोड़ी पूछेगा एग्जाम में कैसे कि क्या होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ जाएं। ओके, तो अब एक क्वेश्चन है, एट सर्टेन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे, ठीक है गाइस, किसी टेम्परेचर पे के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर -10 है, ठीक है, तो अ सॉल्यूशन उस टेम्परेचर पे ही हैविंग pH इज इक्वल टू 7 विल बी, क्या होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, या फिर कांट बी प्रेडिक्टेड? ये सबको समझ में आ रहा है क्या होगा? ओके, वेरी गुड, कुछ लोगों ने आंसर कर दिया है, तो आंसर है इसका क्या, बेसिक। ये सबको चमक रहा है, नहीं चमक रहा? अरे इसमें बत्ती जल रही है, ठीक। तो ये न्यूट्रल देखो, अब यहाँ पे के डब्ल्यू 10 की पावर -10 है, तो अब न्यूट्रल के लिए क्या करोगे, H प्लस इंटू ओ एच माइनस दोनों को बराबर करोगे, तो इस बार H प्लस स्क्वायर लिखोगे 10 की पावर -10, तो यानी ये H प्लस जब 10 की पावर -5 होगा, यानी इस पॉइंट पे pH जब 5 होगा, तो pH 5 पे न्यूट्रल है, ठीक है, pH 5 के नीचे एसिडिक और pH 5 के ऊपर बेसिक, तो pH 7 जो है 5 के ऊपर है, तो ये बेसिक होगा। इज दैट क्लियर गाइज? अब आगे बढ़ सकते हैं, pH स्केल की बेसिक जानकारी हो गई ना कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और नॉर्मली हम 298 पे ही पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये लिख लिया सबने? ओके ओके, अब जो अपना टॉपिक है दैट इज pH कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। रुक जाए, ठीक है, डन। ओके, देखो अब अपना हमारा जो टॉपिक है वो है pH कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बेसिस एंड देयर मिक्सचर्स, या फिर एंड मिक्सचर्स लिख देते हैं, ठीक है। हमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और उनके मिक्सचर के लिए pH कैलकुलेट करना है, ठीक है गाइस। देखो ये बहुत आसान है, जैसे क्वेश्चन तुम्हें दे दिया, कैलकुलेट pH ऑफ 1/400 मोलर HCl, तो ये निकाल लोगे ना, तो बहुत आसान है। ये क्लास 9 10 में भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने,
HCl डिसोसिएट होकर के H प्लस और Cl माइनस देता है, तो ये तो पूरी तरह से डिसोसिएट होता है, तो ये 1/400 बना H प्लस। तो pH क्या लिखोगे? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1/400 यानी log 400, जिसको तुम ऐसे लिख सकते हो log 4 प्लस log 100, तो ये 2.6 हो जाएगा। क्लियर है रोडी? अरे ये तो बहुत इजी है ना। नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। ये तो बेसिक है। उसी तरह बेस के लिए भी निकाल सकते हो। ये लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी से। वापस समझाएं। देखो सलोनी, होता क्या है, आपको निकालना है पीएच किसका? 1/400 मोलर HCl सॉल्यूशन का। तो ये क्या होगा, ये पूरी तरह से डिसोसिएट होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेसिकली पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड। ठीक है, तो अब H प्लस जो आ रहा है 1/400 पूरी तरह से डिसोसिएट होकर 1/400 ही आएगा, क्योंकि अल्फा 1 होता है ना इनके केस में, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना ये। तो पीएच निकाल लिया नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1/400। इज दैट क्लियर? ये कैलकुलेशन पहले नहीं पढ़ा है क्या? पीएच तुम्हारे लिए एकदम लगता है पहली बार पढ़ रहे हो शायद, और पहले नाम नहीं सुना होगा फिर। ठीक है, डन। ठीक है, अभी आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट पीएच ऑफ 1/50 मोलर HCl सॉल्यूशन। पीएच ऐसा करते हैं, 1/50 नहीं 1/100 मोलर आपको दे देते हैं H2SO4। ठीक है, तो देखो यहाँ नॉर्मेलिटी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। H2SO4 डिसोसिएट हो जाएगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस में, तो ये 1/100 है। ये कितना आएगा गाइस? ये 1/100 इंटू 2 आ जाएगा। तुम डायरेक्टली नॉर्मेलिटी यूज कर सकते थे, यू वुड हैव डायरेक्टली यूज नॉर्मेलिटी, राइट? तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। तो अब ये 1/50 मोलर HCl का H प्लस आया, राइट? तो हम इस तरह से लिख देंगे log 50 यानी log 5 प्लस log 10 which is 1.7. Is that clear? Write it down, इसको लिख लीजिए आप लोग। Done everyone? Okay, write down. हम न्यूट्रल का पीएच निकाल रहे हैं ना। न्यूट्रल का कैसे निकाल रहे हैं? हम तो एसिड का निकाल रहे हैं ना। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। 1/100 मोलर 1 liter HCl solution is diluted to 100 liter. Calculate pH of final solution. ये आसान है, करके बताइए।
6 श्योर हो श्रेयस? हाँ अभी सही है तुम्हारा आंसर, वेरी गुड। हाँ आदित्य, वेरी गुड, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। प्रथमेश जरा सोचो, एसिड है और पीएच तुम 9.21 बता रहे हो, तो बेसिक बता रहे हो तुम, ये हो सकता है क्या? सरायु, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। अच्छा जरा समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पास ये मोलैरिटी दी हुई है m1 1/100, v1 दे रखा है 1, v2 आपको दे रखा है 100, तो आपको m2 निकालना है, राइट? तो आप क्या यूज करोगे? m1 v1 m2 v2 यूज करोगे, राइट? तो आपको m2 आएगा 1/100 इंटू 1/100, तो ये आएगा 10 की पावर -4। इज दैट क्लियर एवरीडी? एवरीडी, ये 10 की पावर -4 आया। तो अब pH क्या आएगा? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10 की पावर -4 यानी 4। यदि तुम्हारे पास HCl 10 की पावर -4 है, तो H प्लस भी तो 10 की पावर -4 ही मिलेगा। इज दैट क्लियर एवरीडी? डाउट है क्या इसमें? समझ में आया नहीं आया? बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, इट्स वेरी गुड, बट जो नहीं दे पाए उनकी बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हो कि कैसे किया हमने? किसी को डाउट है इसमें कैसे किया है? ठीक है, इसको लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। डन? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मान लो तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन हो गया, जैसे पूछा गया ऐसे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का निकालने के लिए बोल दिया गया। जैसे मान लो तुम्हारे पास है 1/20 मोलर 1 लीटर BaOH होल ट्वाइस, और प्लस मिक्स कर दिया गया तुम्हारे साथ 1/10 मोलर, ठीक है, 3 लीटर H2SO4। तो अब समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा? ऐसे केस में समझ में आ रहा है क्या करना होगा एवरीडी? ऐसे केसेस में समझ में आ रहा है क्या करना होगा? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये न्यूट्रलाइज करेगा ना, देखो BaOH होल ट्वाइस रिएक्ट कर जाएगा H2SO4 के साथ और BaSO4 बनेगा, राइट? और साथ में ऑब्वियसली 2 मोल पानी बनेगा। तो आपको यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ट्राई करो फिर।
डन। ओके, देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है मैं बताता हूँ। NaVa निकाल लो, टोटल H प्लस आ जाएगा। एसिड के कितना है, मोलैरिटी इसका 2 है, 1/10 है, और n फैक्टर 2 है, और वॉल्यूम 3 है। ठीक है, तो ये कितना आएगा गाइस? दिस विल बी 6/10। NbVb देखोगे तो 1/20 इंटू 2 इंटू 1 है। ठीक है, ये कितना है बताओ? ये आ जाएगा आपका 2/20 यानी 1/10। तो अब आप देख सकते हो कि NaVa इज ग्रेटर देन NbVb। तो H प्लस के इक्विवेलेंट्स OH माइनस से ज्यादा है, तो ये सोल्यूशन एसिडिक होगा। ये तो सबको चमक रहा होगा ना। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यूज कर ही सकते हैं ना गाइस। श्रेयस pH 7 से ज्यादा कैसे बता रहे हो यार? अरे ये सोल्यूशन एसिडिक होगा, इतना तो चमकना चाहिए ना। इसमें किसी को डाउट है? ये हमने वॉल्यूमेट्रिक में भी पढ़ा है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? गाइस आर वी क्लियर ऑन दिस? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। हमने कैसे एसिडिक इसको घोषित किया है, ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है? नहीं क्लियर मतलब क्लियर नहीं हुआ या फिर क्लियर हो गया? सिद्धेश, व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क? क्लियर नहीं हुआ क्या? अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यार हमने पढ़ा तो है इसको। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास इक्विवेलेंट्स एसिड के आ गए 0.6 और बेस के आ गए 0.1। तो अब ये जो है ऑब्वियसली ज्यादा है, तो ये तुम्हारा बच जाएगा ना एसिड। एसिड विल बी लेफ्ट आउट, सो इट विल बी, दैट इज व्हाई द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। इज इट क्लियर? सॉल्यूशन में एसिड बच जाएगा, ये एक्सेस में है, इतना तो है कॉन्सेप्ट। तो अब कितना बचेगा बताओ? ये लिख लिया सबने? अभी भी किसी को डाउट है क्या? गाइस आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो अब देखो कितने बचेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड लेफ्ट कितने बचेंगे? तो उसको अपन हम लिख सकते हैं NaVa माइनस NbVb। ठीक है, अब यदि तुम्हें लिखना है कि क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो जो बचेगा तो ये क्या लिखोगे? NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। ये समझ में आया वॉल्यूम से डिवाइड क्यों किया हमने? क्योंकि हमें ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो ये देखो कितना है, 0.6 माइनस 0.1 अपॉन कितना लीटर हो गया देखो तो, 4 लीटर, राइट गाइस? इज दैट क्लियर? ये 1/8 आ रहा है, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अपना पीएच जो होगा वो आएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1/8 यानी log 8। log 8 यानी log 2 की पावर 3 यानी 3 log 2। So guys, it is 3 into 0.3, it is 0.9। क्लियर है, डाउट है? Everybody please respond in the chat box. Is it clear now? तो देखो ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। यदि मान लीजिए आपके पास एसिड और बेस दोनों है, तो देखिए कौन सा बचता है और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर है ना? ये लिख लिया सबने? हाँ, H2SO4 में डायरेक्टली नॉर्मलिटी से इसलिए यूज करेंगे ना क्योंकि नॉर्मलिटी तो नॉर्मलाइज कर देता है ना। ये हमने पढ़ा था ना कि जैसे मान लो एक से ज्यादा H प्लस कोई देता है तो नॉर्मलाइज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो तुम्हारा H2SO4 के रिएक्शन हो रहा है NaOH के साथ,
या फिर LOH बोल रहा है इसके साथ, तो नॉर्मेलिटी यूज करने से जो भी होगा वो नॉर्मलाइज हो जाएगा ना, ये तो हमने पढ़ा ही था वॉल्यूमेट्रिक में। इसमें वैसा क्यों नहीं करेंगे, क्या पूछना चाह रहे हो, फिर तुम्हारा कोई अलग समस्या, म्यूट करके पूछ सकते हो, बोलो। बोलो श्रेयस, बोलो। तुम मोलैरिटी यूज नहीं करना चाहते हो तो यूज मत करो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन यूज अदर मेथड ऑल्सो, मोल कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। तो वो NaVA माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb जो स्टेप है ना, वो कैसे लिखा? अच्छा, NaVA माइनस NbVb समझ में आया? हाँ, तो सिर्फ अब वो, NaVA माइनस हाँ, NbVb करने से हो जाएगा ना काम? नहीं नहीं, वो तो इक्विवेलेंस हुए ना, हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। अब दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा ना। 1 लीटर मान लो तुमने बेरियम हाइड्रोक्साइड डाला और 3 लीटर H2SO4 डाला, तो टोटल सोल्यूशन में कितना पानी हो गया? समझा। और यदि तुम्हें नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है तो तुम मोल कॉन्सेप्ट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बाकी सब समझ गया, मतलब वो कैसे यूज किया वो समझ गया, ये सिर्फ मुझे डाउट। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है? तुम मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एक शॉर्ट सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। गाइस, इज दैट क्लियर और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा नॉर्मेलिटी में लेंगे, हाँ बिल्कुल। देखो, यदि तुम पीएच ऐसा लेते हो ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिड, और यहाँ पे H प्लस जो है वो एक्चुअली में नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड ले लोगे तो बड़ा आसान रहेगा। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड यदि लोगे तो ज्यादा आसान इसलिए रहेगा क्योंकि जैसे मान लो तुम्हारे पास H2SO4 है जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है 1/10, तो तुम्हें 1/20 लिख 1/10 इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 देता है, तो तुम सीधा 2/10 लिखोगे नॉर्मेलिटी, तो वो ज्यादा आसान रहेगा तुम्हारे लिए। उसी तरह से POH जो है, यहाँ पे भी OH माइनस नॉर्मेलिटी होगा बेस का। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे होगा नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। यहाँ तक कोई डाउट है? एवरीबॉडी, यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, नरेंद्र से रिवीजन करा दो। तो आज ज्यादा हैवी हो गया क्या भाई, परेशानी हुई क्या? अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तो जैसे बेसिकली सी, ऐसा तो दिमाग सैचुरेट हो रहा है यार, दिमाग को ना थोड़ा समझाओ कि कॉन्सेप्ट से ना प्यार होना चाहिए पहली नजर में। मैं करा दूंगा रिवीजन, टेंशन मत लो। प्यार नहीं हो रहा है, हो जाएगा धीरे धीरे, समय दो। इतना कई कई लोगों को पहली नजर में हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, समय देना पड़ता है, राइट? ठीक है, लिखना ये लिख लिया हमने। ओके, तो देखो पहली चीज तो ये है कि मान लीजिए आपके पास मिक्सचर है, NaVA ग्रेटर देन NbVb है, ठीक है? अच्छा, वेट कर रहा हूँ। डन।
ओके, तो देखो यदि आपके पास मिक्सचर है एसिड और बेस का और NaVa ग्रेटर देन NbVbA, तो ये तो आप समझ रहे हो ना कि सोल्यूशन में एसिड इज इन एक्सेस। एवरीबॉडी, ये आपको समझ में आ रहा होगा ना कि एसिड जो है वो एक्सेस में है, तो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक ही होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। यदि आपके पास एक मिक्सचर दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर और NaVa ग्रेटर देन NbVb आएगा तो ऑब्वियसली एसिडिक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको H प्लस जो बचेगा उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है ना, तो उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बचेंगे इतने और वॉल्यूम हो जाएगा ये कोई मुश्किल लग रहा है क्या गाइस? इज इट क्लियर और डू यू थिंक इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट? ये चमक रहा है नहीं चमक रहा? आसान, किसी को डाउट है तो पूछ लो। अब NaVa मान लो कम है, NbVb ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बेस बेसिक होगा, क्योंकि बेसिक होगा क्योंकि बेस ज्यादा है, राइट? तो अब जो बच गया OH माइनस, वो कैसे लिखेंगे अपन? वो NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb लिखोगे। क्लियर है नहीं है? क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ना, पहले थ्योरी खत्म कर लेने दो, क्वेश्चन कराऊंगा एक और, टेंशन मत लो। ये लिख लिया तुमने? राइट इट डाउन, पहले लिख लो इसको आराम से, टेंशन मत लो ज्यादा, क्वेश्चन कराएंगे, एकदम कराएंगे। डन, ओके। अब एक बात बताओ, इफ NaVa is equal to NbVb, तो बताओ क्या होगा? यदि NaVa और NbVb इक्वल हैं तो क्या होगा गाइस? एवरीबॉडी, तो क्या होगा उस केस में? न्यूट्रल, ठीक है। और वहां पे तो कोई दिक्कत है नहीं, pH 7 हो जाएगा आपका, क्योंकि पानी के जैसा होगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लें, एक और कर लें, चलेगा? ठीक है, तो आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है 1/10 मोलर 10 लीटर, और मिक्स कर दिया गया आपके साथ HCl 1/10 मोलर 5 लीटर। तो pH बताइए रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या होगा? Thirteen. Okay. Anybody else? Log 30 यानी कि, अच्छा एक बात बताओ, NaVa 1/10 into 5, 5/10, NbVb 1/10 into 2 into 10,
है ना, तो ये 2 ऑब्वियसली तुम्हारे पास जो है NBVB ज्यादा है NAVA से। इसमें किसी को डाउट है? एवरीडी, हमने सोल्यूशन को बेसिक कैसे बताया ये तो क्लियर है ना। अब देखो NBVB माइनस NAVA अपॉन VA प्लस VB, ये कितना आ रहा है? देखो ये है तुम्हारा 2 और ये है माइनस 0.5, तो ये आया 1.5 डिवाइडेड बाई 15, तो ये कितना आ रहा है गाइज? 1/10 आ रहा है। इसमें किसी को डाउट है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपना 1/10 कैसे आया है? Everybody please respond in the chat box. Are we clear on this? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1/10 आया है, तो यहाँ POH निकालोगे या PH निकालोगे बताओ? यहाँ तो OH माइनस है ना, तो POH निकालोगे, POH 1 आएगा, तो PH प्लस POH 14 होता है, और POH 1 है, तो PH कितना है? 13 आएगा ना। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें बताओ? ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर, तो राइट इट डाउन। अब रिवीजन क्या ज्यादा हो गया क्या? सैचुरेशन हो गया मतलब अभी और ज्यादा ज्ञान मिलेगा तो वापस निकलने लगेगा क्या? ऐसा हो गया? आज के लिए बस, चलो कोई बात नहीं, यानी अब मजा नहीं आ रहा। एक सवाल तो मैं दे ही दूंगा बहुत तरह के, मैं रिवीजन कर देता हूँ, पहले रिवीजन करवा लेता हूँ, एक क्वेश्चन और दे दूंगा, एक सवाल और दे दूं, इसी टाइप का दूं या अलग दे दूं? 1/10 मोलर 3 लीटर NaOH, ठीक है कर लो, इसका pH निकाल लो, प्लस 1/10 लीटर 1 मोलर HCl निकाल लो, इसी का निकाल लो ना, अभी तो हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो यही कर लो, इसको मिक्स किया ना तो इसका pH निकालो क्या आएगा। कॉन्सेप्ट हमने इसी टाइप से करा है तक। ओके, सबसे पहले गाइस आप श्रेयस ये सोचो, NaVa आपके पास 1/10 है, NBVB आपके पास 3/10 है, तो ये 0.1 है और ये 0.3 है, तो श्रेयस खुद सोचो यार, इस सोल्यूशन बेसिक होगा या एसिडिक होगा? बेसिक होगा, तो तुम pH 7 के नीचे बता रहे हो, OH माइनस कितना होगा बताओ? सुमति इज आंसर, सुमति है, प्रथमेश, इन्होंने श्रेयस सही आंसर दिया। So see, this is 0.2 upon VA plus BB is 4, right? So it is again 1/8. Sorry, 1/5 into 1/4. So this is 1/20. तो इस बार POH आएगा आपका माइनस लॉग ऑफ 1/20, यानी log 20, यानी log 2 प्लस log 10, यानी 1.3, तो pH आएगा
12.7। क्लियर है? अभी बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, 12.7 आंसर बताया है। तो अब रिवीजन कर लें। ठीक है, ये लिख लिया सबने? एवरी रिटन और नॉट? अच्छा, आपका होमवर्क है, सबसे पहली चीज आपका होमवर्क है इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो अभी देखो करते हैं रिवीजन। सी हमने बेसिकली सीखा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में क्या सीखा बताओ? यदि एसिड अच्छा है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और यदि एसिड बेकार है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा, राइट? इसका रिलेशन है Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW, एक ज्यादा दूसरा कम। पॉलीप्रोटिक में क्या होता है, जैसे H3PO4 के केस में Ka1 सबसे ज्यादा होता है, ये समझ में आया था? Ka1, Ka2, Ka3 का ऑर्डर। अब K3 चूंकि सबसे बेकार है तो KB1 सबसे अच्छा होगा। रीजन यही था ना कि देखो Ka3 इंटू KB1, Ka3 इंटू KB1 KW, तो ये सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। इज दैट क्लियर नॉट? Ka3 सबसे कम है गाइस, इज दैट क्लियर? तो KB1 इट शुड बी ग्रेटेस्ट, राइट? अरे हाँ, कुछ तो बोलो। ठीक है। और यदि एक एसिड बार बार डिसोसिएट हो रहा है, राइट, एक एसिड बार बार डिसोसिएट हो रहा है तो Ka एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, इस तरह से जनरल Ka। अब इसका जो जनरल pKa आएगा वो हम लिख सकते हैं pKa1 प्लस pKa2 से लेकर के pK जो भी है n तक, ठीक है, जनरल ओवरऑल pK। तो यहां तक किसी को डाउट है? ओके। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में इसके अलावा बेस के लिए उल्टा, बेस के लिए उल्टा होगा ना। बेस के केस में Kb इस तरह से हो जाएगा, Kb1, Kb2, Kb3, इस तरह से। बेस के लिए क्या उल्टा यार समझ में आ रहा है तुम्हें? आदित्य टेल मी, क्या बोलना चाह रहे हो? बेस का उल्टा क्या बोला था? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप? आई एम अनेबल टू फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली ट्राइंग टू यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। बेस के लिए Kb3, अरे यार ऐसा तो नहीं है, ऐसा किया था क्या? Ka3 Kb1, देखो Kb1, ये देखो ऑर्डर तुम जो बोल रहे हो, Kb1 हाईएस्ट बताया, देख लो। क्या बोलना चाह रहा है यार? यही तो लिखा है, देख लो, यही कराया था ना उस वक्त। Kb1 यही बताया था ना, बेस्ट बेस तुम्हें यही कोशिश किया था, तो ऑब्वियसली यही पहला बेस है। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ से काउंट करते हैं और बेसिक यहाँ से काउंट करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट एसिड है और ये बेस्ट बेस है। क्लियर है? नंबरिंग उल्टी करी थी, हाँ, इधर से 1 कर रहे हैं, उधर से एसिड के लिए यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3, और बेस के लिए यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3। क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर? एसिड के लिए यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं और बेस के लिए यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ डोमिनेट कर रहा है और यहाँ से बेसिक स्ट्रेंथ डोमिनेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? एसिड की काउंटिंग 1 2 3 ऐसे कर रहे हैं और बेस की काउंटिंग 1 2 3 एसिड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी एसिड यहाँ है और यहाँ पे प्राइमरी बेस है। अभी क्लियर हो गया होगा? ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस से काउंट करेंगे ना, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गेस्ट बेस से काउंट करते हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट था लॉरी ब्राउनस्टेड के बाद
आर्हेनियस कांसेप्ट नहीं, लीविस कांसेप्ट। लीविस में क्या होता है, एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। वो पानी से H+ या OH- खा जाते हैं और पानी को एसिडिक और बेसिक बना देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये क्लियर है ना? पानी से H+ और OH- खा करके पानी को एसिडिक या बेसिक बना देते हैं। अच्छा हाँ, नेक्स्ट है अपना पीएच स्केल। अच्छा ये बताओ, पीएच स्केल जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना? तो यदि मान लो Kw 10⁻⁸ दे रखा है तो न्यूट्रल पॉइंट तो 4 पे आ जाएगा। Kw यदि 10⁻⁸ दे रखा है तो न्यूट्रल पॉइंट क्या आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। और यदि उस पॉइंट पे pH 5 है तो वो बेसिक होगा। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर पे डिफाइन होता है। नॉर्मली 298 केल्विन हम लोग कंसीडर करते हैं रेफरेंस। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर वही रहता है नॉर्मली, सो दैट इज द रीजन। उसके बाद जो हमने पढ़ा, उसके बाद हमने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पीएच कैसे निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, बेस हो गया, और उसके मिक्सचर के लिए तो पीएच वही निकालोगे आप, पीओएच जैसे निकालोगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ OH-, ये नॉर्मेलिटी है। पीएच निकालोगे नॉर्मेलिटी ऑफ H+, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मेलिटी है, राइट। नॉर्मेलिटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान पड़ जाता है। यहाँ नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड या फिर बेस है। फिर इसके बाद हमने यही सीखा कि दोनों की अपने को रिएक्शन करानी है, दोनों की अपने को रिएक्शन करानी है। तो यदि एसिड ज्यादा है बेस से, ठीक है, यदि अपने पास एसिड ज्यादा है बेस से, राइट, तो सोल्यूशन भी एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ H+ की नॉर्मेलिटी अपन इस तरह से निकालेंगे, NaVa minus NbVb upon Va plus Vb। यदि NaVa कम है, NbVb ज्यादा है, तो उस केस में OH- हम इस तरह से लिखेंगे, राइट। और इन केस NaVa और NbVb दोनों ही बराबर हैं तो न्यूट्रल। ठीक है गाइस, कुछ डाउट है इसमें? आपका होमवर्क है इंटेक्स एक्सरसाइज 1। एवरीबॉडी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, एक और चीज किया था हमने, एम्फीप्रोटिक याद आ रहा है? एम्फीप्रोटिक याद आ रहा है? एम्फीप्रोटिक भी किया था ना हमने। एम्फीप्रोटिक क्या होता है, H+ डोनेट भी करेगा, H+ का डोनेशन भी करेगा और H+ का एक्सेप्टेंस भी करेगा। तो जो H+ एक्सेप्ट करे, सी H+ डोनर है सिर्फ, और तो एसिड होगा। H+ एक्सेप्टर एंड डोनर दोनों है तो एम्फीप्रोटिक होगा, एम्फी लिख देता हूं। और यदि सिर्फ H+ एक्सेप्टर है तो, यदि सिर्फ H+ एक्सेप्टर है तो बेस। तो ये तीन चीजें अपन को समझ में आ गई होंगी उस वक्त। इज दैट क्लियर गाइज? ठीक है फिर, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आपको होमवर्क है इंटेक्स एक्सरसाइज 1।